अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमेडी करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, तो शायद आप कहेंगे कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर या परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी। लेकिन आज जिस इंसान की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके पास इनमें से शायद कुछ भी नहीं था। बोलते वक्त वो हकलाता था, लोग उसके जोक्स पर नहीं पर उस पर हंसते थे। लेकिन फिर भी इस इंसान ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और दुनिया को दिया एक ऐसा कैरेक्टर जो हंसाने के लिए किसी भाषा या किसी सबटाइटल का मोहताज नहीं था। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने दुनिया को सिखा दिया कि कॉमेडी बोलने से नहीं बल्कि महसूस करने से होती है। ये कहानी है रॉवन एटकिंसन की। 6 जनवरी 1955 इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर डर्हम, ठंडी हवा, खुले खेत और शहर से थोड़ा दूर एक बड़ा सा घर। रॉवन का जन्म किसी स्ट्रगल वाली फैमिली में नहीं हुआ था। उनके पिता एरिक एटकिंसन फार्मर भी थे और एक कंपनी डायरेक्टर भी। सुनने में ही लगता है कि सब कुछ स्टेबल था, लेकिन जिंदगी के दर्द सिर्फ करीबी से नहीं आते। रॉवन अपने माँ बाप के सबसे छोटे बेटे थे। 3 भाई उनसे पहले आए थे, पर उनमें से एक भाई जिंदगी देख नहीं पाया। और जब एक घर पहली बार मौत देखता है ना, तो वो घर कहीं ना कहीं खामोश सा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे भी चुप रहना सीख जाते हैं। रॉवन ने भी वही सीखा, ना ज्यादा बोलना, ना शोर मचाना और ना ही अटेंशन के लिए रोना। लेकिन ये चुप्पी स्कूल में जाकर मजाक का मुद्दा बन गई। रॉवन पतले थे, थोड़े अलग दिखते थे और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि बोलते वक्त उनकी आवाज अटक जाती थी, मतलब हकलाते थे। रॉवन को उनकी आवाज पर, उनकी शक्ल पर रोज टीज किया जाता था। धीरे धीरे उन्होंने भी एक डिसीजन ले लिया, ठीक है, अगर बोलना मुश्किल है तो मैं चुप ही रह लूंगा। लेकिन जब आप चुप रहते हो ना, तो आपके अंदर एक सुपर पावर आ जाती है और वो सुपर पावर होती है ऑब्जर्वेशन। रॉवन क्लास में बैठ के लोगों को देखते रहते थे। टीचर्स कैसे गुस्सा करते हैं, बच्चे एम्बैरेसमेंट में कैसे रिएक्ट करते हैं और लोग जब ऑकवर्ड फील करते हैं तो उनका चेहरा कैसे बदल जाता है। वो दुनिया को जैसे एक साइलेंट मूवी की तरह देख रहे थे, बिना डायलॉग्स के, सिर्फ एक्सप्रेशंस के साथ। रॉवन अपने स्कूल के क्वाया का भी हिस्सा थे। क्वाया मतलब स्टेज पर यूनिफॉर्म पहनकर गाने वाली मंडली के साथ गाने गाना। और ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि रियल लाइफ में रॉवन बोलते वक्त हकलाते थे, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे क्वाया के साथ खड़े होते तो उनका हकलाना ऑलमोस्ट कहीं गायब हो जाता। यहीं से एक चीज क्लियर हो गई, प्रॉब्लम रॉवन की आवाज में नहीं थी, प्रॉब्लम रॉवन के खुद होने में थी, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर जाते ही वो बिल्कुल फ्री हो जाते थे। अब रॉवन सिर्फ शाय नहीं थे, वो बहुत इंटेलिजेंट भी थे। स्कूल खत्म होने के बाद वो गए न्यूकासल यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल की। इसके बाद वो पहुंचते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी करने। वहीं पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड रिव्यू ज्वाइन किया और ये कोई नॉर्मल कॉलेज ड्रामा ग्रुप नहीं था। ऑक्सफोर्ड रिव्यू ब्रिटेन के कॉमेडी सर्किट्स में एक रिस्पेक्टेड नाम था। अब रॉवन वो इंसान तो बिल्कुल नहीं थे जो रूम में घुसकर सबको जोक सुना दें। उन्हें अच्छे से पता था कि जब वो बोलेंगे तो शायद उनकी आवाज उन्हें धोखा दे सकती है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिना बोले पावरफुल परफॉर्मेंस देंगे। और फिर ऑक्सफोर्ड में उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर बनाना शुरू किया जो दुनिया के साथ फिट ही नहीं होता था। ये कैरेक्टर ना हीरो था ना स्मार्ट, बल्कि एक सेल्फ सेंटर्ड ऑकवर्ड इंसान था। मगर सबसे जबरदस्त बात थी इस कैरेक्टर की टाइमिंग। ऑडियंस जब हंस रही होती, रॉवन रुक जाते और जब साइलेंस होता तो रॉवन एक छोटी सी मूवमेंट करते और बस पूरा रूम हंसी से फट जाता। धीरे धीरे रॉवन का दिल स्टेज की तरफ खिंचने लगा और फिर एक दिन उन्होंने खुद से कहा कि यार, इंजीनियरिंग मुझे पसंद तो है, पर शायद अब मैं इसे जीना नहीं चाहता। ऑक्सफोर्ड जैसी जगह में ये बात करना बहुत हिम्मत का काम होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ ड्रॉप आउट का मतलब होता है सिक्योरिटी छोड़ देना, रेस्पेक्ट को रिस्क पर डाल देना। पर रॉवन मन बना चुके थे कि अब बनेंगे तो आर्टिस्ट ही बनेंगे। इसलिए रॉवन ने अपनी पीएचडी कंप्लीट नहीं की और अपना पूरा टाइम ऑक्सफोर्ड रिव्यू को दिया, जहां वो लगातार परफॉर्म करते रहे। ऑक्सफोर्ड के क्वाइट कॉरिडोर्स के बाद रॉवन एटकिंसन पहुंचते हैं एडिनबरा फ्रिंज फेस्टिवल। एडिनबरा ब्रिटेन का सबसे बड़ा कॉमेडी टेस्टिंग ग्राउंड माना जाता है। यहीं एक रात में करियर्स बनते भी हैं और खत्म भी हो जाते हैं। रॉवन यहाँ ऑक्सफोर्ड रिव्यू के साथ आए थे। कोई सेलिब्रिटी नहीं और कोई पहचान नहीं, बस एक लड़का जो बोलता कम था। अब रॉवन परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पे आते हैं। ऑडियंस डायलॉग सुनने के लिए रेडी होती है, मगर रॉवन चुपचाप खड़े रहते हैं। पहले कुछ सेकंड्स तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। लोग इधर उधर देखने लगते हैं कि यार, ये इंसान करने क्या वाला है। फिर रॉवन एक छोटी सी मूवमेंट करते हैं, फिर एक एक्सप्रेशन और फिर एक ऑकवर्ड पॉज, और धीरे धीरे रूम का मूड बदल जाता है। कॉमेडी क्रिटिक्स हों, प्रोड्यूसर्स हों या इंडस्ट्री के लोग हों, सबने इस परफॉर्मेंस को देख के एक ही बात बोली, यार ये चीज तो एकदम अलग है। और इन सब में सबसे ज्यादा क्यूरियस होता है बीबीसी, जिसने रॉवन की परफॉर्मेंस को देख के एक ही बात बोली,
इस बंदे को तो बीबीसी के लिए ट्राई करना चाहिए। और इस तरह से जिंदगी रॉवन एटकिंसन को ले जाती है बीबीसी के गेट तक। मगर हर गेट जो खुलता है वो सक्सेस का रास्ता नहीं होता। कभी कभी वो एक ऐसी चीज भी लाता है जिससे आपकी जिंदगी और ज्यादा धुंधली लगने लगती है, कंफ्यूजन। ऑक्सफोर्ड के बाद रॉवन एटकिंसन के पास टैलेंट था, पढ़ाई थी, पर एक चीज क्लियर नहीं थी, रास्ता। बीबीसी को भी पता था कि ये बंदा अलग है, पर इतना अलग है कि कैमरे पर रिस्क लेना अभी मुश्किल था। इसलिए 1979 में जब रॉवन बीबीसी के गेट तक पहुंचे तो उन्हें टीवी के लिए नहीं बल्कि रेडियो के लिए चुना गया, वो भी बीबीसी रेडियो 3 के लिए। एक ऐसा चैनल जिसे नॉर्मल लोग कम सुनते थे क्योंकि ये एक आर्ट्स चैनल था। और यहीं पर रॉवन का पहला रेडियो शो आता है, नाम था द एटकिंसन्स पीपल। इस शो में रॉवन इमेजिनरी ग्रेट मैन के इंटरव्यूज कर रहे थे, फेक लोग और फेक अचीवमेंट्स, पर इतनी सीरियसनेस के साथ जैसे सब कुछ बिल्कुल सच हो। ये लाफ ट्रैक वाली कॉमेडी नहीं थी, ये वो कॉमेडी थी जहां हंसी से पहले आप थोड़ा सोचते हो। अब रेडियो पर रॉवन को एक बड़ा एडवांटेज मिला, वहां कैमरा नहीं था, इसलिए ना शक्ल का प्रेशर था और ना ही बॉडी लैंग्वेज का डर। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो रेडियो उनके लिए एक परफेक्ट लेबोरेटरी जैसा बन गया था। यहाँ पे वो अपनी टाइमिंग, पॉजेस, डिलीवरी को टेस्ट कर सकते थे, और वो भी सिर्फ आवाज के थ्रू। द एटकिंसन पीपल ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि रेडियो 3 की ऑडियंस बहुत लिमिटेड थी, पर कहीं ना कहीं रॉवन ने खुद को एक बात प्रूव कर दी थी कि मैं ये कर सकता हूँ। और यहीं से उनके दिमाग में एक नया थॉट आया, चलो अब टीवी ट्राई करते हैं। इसके बाद 1979 में रॉवन ने पहली बार टेलीविजन का टेस्ट चखा। आईटीवी के लिए एक पायलट एपिसोड बनाया गया जिसका नाम था कैंड लाफ्टर। ये कोई सिटकॉम सीरीज नहीं थी, सिर्फ एक टेस्ट एपिसोड था। रॉवन इसमें एक ऐसे इंसान का रोल प्ले करते हैं जो कि सोशल सिचुएशंस में फिट नहीं बैठता। वो बोलता तो है पर बोलते वक्त ऑकवर्ड हो जाता है। मगर प्रॉब्लम तो ये थी कि उस दौर का ब्रिटिश टीवी लाउड कॉमेडी और क्लियर पंचलाइंस मांग रहा था, इसलिए बस क्वाइटली प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। यहीं पर रॉवन ने एक बात समझ ली, टैलेंट होना एक अलग चीज है और इंडस्ट्री का ट्रस्ट जीतना बिल्कुल अलग गेम है। अब इस दौर में बीबीसी भी रॉवन को समझने की कोशिश कर रहा था, और फिर बीबीसी के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इसको स्केच शो में ट्राई करें। इस सोच से जन्म लेता है नॉट द 9 o'clock न्यूज। नाम ही बता देता है भाई कि ये कोई नॉर्मल कॉमेडी शो नहीं था, ये एक ब्लंट सटायर कॉमेडी थी जो पॉलिटिक्स का भर के मजाक उड़ाती थी। और इस शो में रॉवन एटकिंसन अकेले नहीं थे, वो एक ग्रुप का हिस्सा थे, मतलब कि सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं थी। यही वो जगह थी जहां रॉवन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी, वर्बल कॉमेडी। कब बोलना है, कब रुकना है और कब एक लाइन को सीरियसली लेना है, ये सब उन्होंने वहीं सीखा। नॉट द 9 o'clock न्यूज सिर्फ पॉपुलर नहीं हुआ, वो आइकॉनिक बन गया। पर यहीं से एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई। सक्सेस के साथ रॉवन पर एक लेबल चिपक गया, स्केच कॉमेडियन। अब देखा जाए तो नॉट द 9 o'clock न्यूज ने रॉवन को इंडस्ट्री के अंदर घुसा दिया था, पर उनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं की। और ये फेज सबसे डेंजरस होता है क्योंकि दुनिया तुम्हें पहचान रही होती है पर तुम खुद को ही नहीं जानते। इस अनसर्टेनिटी में रॉवन ने एक और गलती की जो बहुत सारे टैलेंटेड लोग करते हैं, वो ज्यादा कंट्रोल लेने लगे। क्योंकि जब अंदर डाउट होता है ना, तो आदमी या तो गिव अप करता है या फिर खुद को और जोर से ढकेल देता है। और इसी ज्यादा कंट्रोल का नतीजा बनने वाला था एक ऐसा शो जो उनकी जिंदगी बना भी सकता था और बिगाड़ भी सकता था। वो शो था ब्लैक एडा। इस शो में रॉवन का कैरेक्टर था प्रिंस एडमंड, एक ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ इंसान जो अपनी ही गलतियों में फंसता था और अक्सर लक के भरोसे जिंदा रहता था। रॉवन ने इस सीजन में काफी ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में रखा। एक्टिंग, टोन, टाइमिंग सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था। पर कभी कभी जब तुम सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो कहानी सांस लेना भूल जाती है। और सच तो ये है कि ये वर्जन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। कॉमेडी धीमी लग रही थी और सबसे बड़ी बात, कैरेक्टर कंफ्यूजिंग था। बीबीसी को भी लगने लगा था कि अगर नेक्स्ट सीजन भी ऐसा ही रहा तो शो बंद करना पड़ेगा। और अगर ब्लैक एडा बंद होता तो सिर्फ एक शो नहीं जाता, रॉवन एटकिंसन का लीड एक्टर फ्यूचर भी खतरे में आ जाता। ये वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, ऑडियंस को ही ब्लेम करने लगते हैं। पर रॉवन ने जहां एक रेयर डिसीजन लिया, उन्होंने पीछे हटना चूज किया। वो वापस ड्राइंग बोर्ड पे गए और सीजन 2 के लिए उन्होंने अपना कैरेक्टर ही बदल दिया। और सीजन 2 में प्रिंस एडमंड चला गया और उसकी जगह आया एडमंड ब्लैक एडा, ज्यादा चालाक, ज्यादा तेज और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों को बेवकूफ बनाने वाला। यहीं से हुआ एक मैजिक। सीजन 2 आते ही ब्लैक एडा चल पड़ा, ऑडियंस हंस रही थी, क्रिटिक्स इंप्रेस हो गए और बीबीसी को मिल गया एक कॉन्फिडेंस जो पहले कहीं ना कहीं मिसिंग था।
ब्लैक एडा के बाद रॉबिन का स्टेटस बदल चुका था। अब वो सिर्फ स्केच का हिस्सा नहीं थे, अब वो शो संभालने वाले आदमी थे। पर आयरनी ये थी कि जिस शो ने उन्हें आर्टिस्ट की पहचान दी, वो शो उन्हें मास ऑडियंस तक नहीं ले जा पाया, जिसकी वजह से रॉबिन के अंदर एक सवाल उठने लगा, मैं लिमिटेड ऑडियंस की जगह हर घर तक कैसे पहुंचूं? और इस सवाल का जवाब आगे जाकर एक ऐसा कैरेक्टर बनने वाला था जो बोलता कम था, समझता कम था और पूरी दुनिया को एक साथ हंसाने वाला था, मिस्टर बीन। लेट 1980s में रॉबिन बीबीसी के साथ एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो कहते हैं, मैं एक सिटकॉम बनाना चाहता हूं जिसमें लीड एक्टर ऑलमोस्ट कुछ बोलेगा ही नहीं। रूम बिल्कुल साइलेंट हो गया। फिर एक एग्जीक्यूटिव पूछता है, पर ऑडियंस हंसेगी कैसे? रॉबिन शांति से जवाब देते हैं, एक्सप्रेशन से। बीबीसी का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उस दौर में टीवी कॉमेडी का मतलब होता था राइटर्स, पंच लाइन्स, डायलॉग्स, और यहाँ एक आदमी कह रहा है कि मैं बिना बोले ही काम चला लूंगा। सच तो ये था कि बीबीसी को मिस्टर बीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उनके सवाल भी प्रैक्टिकल थे, इसे सेल कैसे करेंगे? इसमें रिपीट वैल्यू क्या होगी? इसमें जोक्स कहाँ है भाई? रॉबिन के पास इन सवालों का कोई डेटा नहीं था, ना ही कोई टीआरपी प्रेडिक्शन थी। बस एक चीज थी, बिलीफ। और जब इंडस्ट्री डेटा मांगती है और तुम बिलीफ ले जाते हो ना, तो रूम और ठंडा हो जाता है। आखिरकार बीबीसी ने हाँ कह दी, पर कुछ कंडीशंस के साथ। वो कंडीशंस थी कि ये शो लिमिटेड एपिसोड्स का होगा और अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं रहा तो शो वहीं खत्म। ये प्रोजेक्ट रॉबिन के लिए काफी रिस्की था, क्योंकि अगर ये फेल होता तो ब्लैक एडा से कमाई हुई सारी रिस्पेक्ट एक ही झटके में खत्म हो जाती। अब लोग अक्सर सोचते हैं कि मिस्टर बीन बोलता ही नहीं तो शूट काफी इजी होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। क्योंकि जब आप बोलते नहीं हो ना, तो हर छोटी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक गलत ब्लिंक, एक सेकंड ज्यादा का पॉज और जोक वहीं मर जाएगा। इसलिए रॉबिन एक सीन के लिए 10 से 15 टेक्स देते थे, जहां हर पॉज को वो सेकंड्स में मेजर करते थे। 1990s में मिस्टर बीन का पहला एपिसोड आता है और जो होता है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्रिटेन में रिस्पॉन्स ठीक ठाक था, पर ब्रिटेन के बाहर तो एक्सप्लोजन हो गया। जापान, जर्मनी, रशिया, ब्राजील, हर जगह लोग हंस हंस के पागल हो रहे थे, क्योंकि मिस्टर बीन ह्यूमन स्टुपिडिटी का यूनिवर्सल वर्जन था जिसको समझने के लिए इंग्लिश आनी जरूरी नहीं थी। इस बात को तो बाद में बीबीसी एग्जीक्यूटिव्स ने खुद माना, दैट वी डिडंट रियलाइज हाउ इंटरनेशनल दिस कैरेक्टर वुड बी। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, इतना हिट शो होने के बाद भी सिर्फ 15 ही एपिसोड्स क्यों बने? यकीन मानो दोस्तों, ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये रॉबिन का एक कॉन्शियस डिसीजन था। रॉबिन मिस्टर बीन को रेयर और स्पेशल रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर और एपिसोड्स नहीं बनाए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ज्यादा खींच दिया तो मैजिक मर जाएगा। अब एक तरफ रॉबिन नए एपिसोड्स बनाना नहीं चाहते थे और दूसरी तरफ स्टूडियो इस ग्लोबल कैरेक्टर को बिग स्क्रीन पे लाना चाहती थी। और फिर 1997 में मिस्टर बीन ने पहली बार सिनेमा का दरवाजा खोला। अब जब बीन मूवी अनाउंस हुई ना, तो इंडस्ट्री हंस रही थी। लोग बोल रहे थे कि स्केच कॉमेडी को मूवी में कैसे खींचोगे भाई, डायलॉग्स नहीं है तो प्लॉट कैसे चलेगा? मगर मूवी ने एक बहुत स्मार्ट मूव चला, बीन को ब्रिटेन से उठाया और अमेरिका में फेंक दिया। और जब एक साइलेंट इडियट को नए रूल्स वाली दुनिया में डाल देते हैं ना, कॉमेडी अपने आप एक्सप्लोड हो जाती है। रिजल्ट, इस मूवी ने अप्रोक्सीमेटली $18 मिलियन के बजट पे वर्ल्ड वाइड $250 मिलियन का कलेक्शन किया। ये ना तो कोई एक्शन हीरो वाली मूवी थी, ना ही फ्रेंचाइज प्लानिंग, ये सिर्फ एक स्लैपस्टिक कॉमेडी थी। और फिर भी ये मूवी $250 बिलियन बना गई। अब इस मैसिव सक्सेस के बाद कुछ क्रिटिक्स बोल रहे थे कि भाई ये लक था, साइलेंट कैरेक्टर एक बार चल जाता है, अब इसको सेकंड पार्ट में तो लाया ही नहीं जा सकता। पर जब 2007 में मिस्टर बीन्स हॉलिडे आई तो सारे डाउट्स वहीं खत्म हो गए। इस मूवी ने अप्रोक्सीमेटली $25 मिलियन के बजट पर $230 मिलियन का कलेक्शन किया। दीज नंबर्स वर लिटरली इनसेन। इन मूवीज ने बीन को टीवी कल्चर से उठाकर इंटरनेशनल सेलिब्रेशन बना दिया। इसी पॉपुलैरिटी के साथ आए कार्टून्स, एडवर्टाइजमेंट्स और फिर 2012 लंदन ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी का इनविटेशन। अब अगर डिजिटल एरा की बात करें तो बीन ने तो अलग ही तहलका मचा रखा है। यूट्यूब पे बिलियंस ऑफ व्यू हैं इनके। इनफैक्ट मिस्टर बीन की मैसिव सक्सेस इतनी हार्ड हिटिंग थी कि रॉबिन एटकिंसन के लिए हॉलीवुड के दरवाजे तक खुल गए। उन्होंने कई मूवीज में काम किया, जैसे कि द लायन किंग, जॉनी इंग्लिश सीरीज एंड मेनी मोर। रॉबिन के पास अब फेम था, पैसा था, ग्लोबल पहचान थी, पर इन सब के बीच एक चीज थी जो धीरे धीरे बढ़ने लगी, थकान।
दोस्तों मिस्टर बीन दिखने में तो बच्चा था, पर उसको जीना बहुत फिजिकल काम था। गिरना, उठना, चेहरे को खींचना, बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशंस में डालना। 30s में ये सब मजाक लगता है, पर 50s के बाद बोझ बन जाता है। रॉबिन ने खुद माना कि मिस्टर बीन को जीना उनके लिए धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टिंग होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया, मिस्टर बीन को मारना नहीं, बस पीछे छोड़ देना। नॉस्टैल्जिया के नाम पर रोज उस कैरेक्टर को घसीटना रॉबिन को सही नहीं लगता था। हाँ, बीच बीच में स्पेशल अपीयरेंसेस आए, जिसमें से उनकी लेटेस्ट अपीयरेंस थी 2025 की सीरीज मैन वर्सेस बेबी। लेकिन ये सब सिर्फ बीच बीच में थोड़े बहुत काम थे, उन्होंने फुल टाइम रिटर्न कभी नहीं किया। आज रॉबिन एटकिंसन 70+ ईयर्स के हो चुके हैं, ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देते, ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस नहीं करते, और जब उनसे पूछा जाता है कि मिस्टर बीन वापस कब आ रहा है, तो रॉबिन का जवाब कभी सीधा हाँ नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ चीजें वापस लाने के लिए नहीं होती, वो बस याद रखने के लिए होती हैं। पता है दोस्तों, जब मैं रॉबिन एटकिंसन की लाइफ के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे टिरियन लैनिस्टर का वो डायलॉग याद आया, नेवर फॉरगेट व्हाट यू आर, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट, wear it like an armor and it can never be used to hurt you। और सच बताऊं तो ये डायलॉग रॉबिन की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। रॉबिन बचपन में लाउड नहीं थे, वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, बोलते वक्त हकलाते थे, पर रॉबिन ने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। वो अपनी खामोशी से लड़े नहीं, बल्कि उसको समझा। इसीलिए मेरे यारो, तुम जो हो, जैसे हो, उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। अपनी कमियों से नफरत मत करो, बल्कि उन कमियों को गले लगाओ और उन कमियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में तब्दील कर दो। तो आपका सबसे फनी मिस्टर बीन एपिसोड कौन सा था, और आप कितने साल के थे जब आपने मिस्टर बीन को टीवी पे पहली बार देखा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम ऐसी मोटिवेटिंग हॉलीवुड स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।